दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2001 से 2014 तक गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालते थे और उसी दौरान उनके टेन्योर की शुरुआत के पहले और उनके टेन्योर की शुरुआत के दौरान गुजरात स्टेट ने कई बड़े सेटबैक्स झेले। वो भले ही भुज भूकंप, भुज अर्थक्वेक के मामले में हो या फिर गोधरा राइट्स या फिर गुजरात राइट्स के केस में। गुजरात अपने लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सिचुएशन की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था। गुजरात से बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जैसे ही कुर्सी संभाली, उनका सबसे बड़ा फोकस यह था कि वो किस तरह से गुजरात में बिजनेसेस को ज्यादा से ज्यादा ला सके। गुजरात के साथ एक लेवरेज था कि गुजरात एक कोस्ट लाइन स्टेट है और यहां पर बिजनेस को जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सकता है, यहां पर ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है। तो एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने, गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर मोदी ने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया। उन्होंने बिजनेसेस को आसानी से लैंड अवेलेबल कराया। आप जानते हैं कि नैनो के लिए जब प्लांट लगाया था गुजरात में रतन टाटा ने, तो उस वक्त केवल 3 दिन में उनके लैंड की रजिस्ट्री करवाई गई थी। आप खुद ही बताइए कि अगर किसी बिजनेसमैन को इतनी अच्छी सुविधा आप दे देंगे तो वो बिजनेस करने क्यों नहीं आएगा इस स्टेट में। साथ ही साथ ये जो डेडिकेशन था वो इस कदर था कि मोदी चाहते थे कि गुजरात में ज्यादा से ज्यादा जापानीज इन्वेस्टमेंट हो, मतलब जापानी लोग आकर गुजरात में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए उन्होंने जापानीज लोगों का जो बहुत हॉबी स्पोर्ट है विच इज गोल्फ, उसके लिए गोल्फ कोर्स क्लब्स बनाए और प्रीमियर होटल्स को ऐसे बनाया कि वो गोल्फ कोर्स क्लब्स के एडजेसेंट है। इन दोनों ही चीजों से, इन सारे चेंजेस से जो लाए गए गुजरात में, उससे हमने देखा कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट गुजरात में बहुत तेजी से बढ़ा। इसके गुजरात को कई सारे एडवांटेजेस मिले। गुजरात मॉडल को एक जीनियस मॉडल के तौर पर जाना जाता है और उसी मॉडल के बिहाफ पर ही हमने अपने देश का प्राइम मिनिस्टर भी चुना कि भाई जो व्यक्ति गुजरात एक स्टेट में उसकी जो टर्मोइल वाली स्टेट है उससे निकालकर उसको एक डेवलप्ड स्टेट बना सकता है, हमारी जीडीपी का 8% हिस्सेदारी वाला स्टेट बना सकता है, वो हमारे देश को भी आगे ले जा सकता है। गुजरात के इस डेवलपमेंट के दौरान उसकी बहुत आलोचना भी हुई, कुछ इविल्स भी हैं गुजरात मॉडल से रिलेटेड, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि भाई गुजरात किस तरीके से तरक्की किया और हमारे बाकी स्टेट्स में ये सेम फॉर्मूला, ये सेम मॉडल किस तरह एप्लीकेबल हो सकता है। क्योंकि एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और भारत के आम नागरिक के तौर पर भी हमें यह जानना जरूरी है कि क्यों केवल गुजरात, क्यों और स्टेट्स नहीं इस तरीके से डेवलप हो सकते और गुजरात के लिए क्या क्या चीजें हैं जो काम करी। अगर हम सेम गवर्नेंस बाकी स्टेट्स में अप्लाई करते हैं तो उसके हमें क्या फायदे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकृति त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। लेट्स प्रोसीड विद आवर डिस्कशन। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर चहल एकेडमी आपके लिए लाई है कुछ स्पेशल ऑफर्स अपने कोर्सेज में, लाइव फाउंडेशन बैच और रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच दोनों में ही। जो कोर्स पहले 99,999 का था उसको कम कर दिया गया है और वो अब केवल 49,999 रुपए में अवेलेबल है अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो। अगर आप रिकॉर्डेड बैचेस लेना चाहते हो तो 25,000 रुपए का कोर्स आपके लिए केवल 19,999 रुपए में अवेलेबल है। आपको केवल एक डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट कोड यूज करने की जरूरत है विच इज DIWALI। जैसे ही आप chahalacademy.com में ऑफर सेक्शन में जाकर के ये प्रोमो कोड अप्लाई करोगे, वैसे ही आपकी फीस कम हो जाएगी और आप अपने क्वालिटी एजुकेशन के सपने को घर बैठे साकार कर सकते हो। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 9625921993 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड विद द डिस्कशन। गुजरात ने 2001 के बाद, 2002 के बाद नए मिलेनिया में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का स्टेज देखा। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ और कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए पिछले 20 सालों में और वो अभी तक हो रहे हैं लगातार। क्यों हुए, उसके पीछे रीजन क्या है। गुजरात जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, उसने 2001 में जो अर्थक्वेक आया, साथ ही साथ जो कम्युनल राइट्स हुए 2002 में, उनके बाद गुजरात बहुत पीछे चला गया था, मेजर सेटबैक झेला था। इन इवेंट्स से बचाने के लिए, इन इवेंट्स के बाद गुजरात को रीबिल्ड करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल स्टेट था। तो सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप को पूरी तरीके से चेंज किया गया। उसके अलावा पॉलिसीज को भी बदला गया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल हो सके और उसका पूरा का पूरा
जो क्रेडिट जाता है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप और गुजरात की पॉपुलेशन को जाता है। अगर हम ग्रोथ देखें गुजरात की, तो गुजरात ने हर साल अनपैरेलल्ड ग्रोथ करी है। डेटा के हिसाब से द स्टेट्स जीएसडीपी ग्रू फ्रॉम 2.47 लाख करोड़ इन 2001 टू 15 लाख करोड़, मतलब लगभग 6 गुनी हो गई जीडीपी केवल और केवल 20 सालों में। 20 सालों में जीडीपी का 6 गुना एक ऐसा ही ग्रोथ है जैसा हमने चाइना के केस में देखा कि चाइना की जीडीपी जिस तरीके से लगातार भागती चली जाती है ऊपर की तरफ, राइज करती चली जाती है, और 6 गुनी 7 गुनी जीडीपी आज हो गई है पिछले 20 से 25 सालों में। गुजरात भी उसी तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर ये गुजरात मॉडल हम हर एक स्टेट में अप्लाई कर पाए, उस स्टेट की कंडीशंस, उस स्टेट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा हर एक स्टेट इतना ही ग्रो कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात को हमेशा से ही प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर जाना जाता है। इंडियन इकोनॉमी में लगभग 8% का कंट्रीब्यूशन करता है। और अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें तो 2021 का डेटा है जिसमें लगभग 1/5 पार्ट 21% कंट्रीब्यूशन केवल और केवल गुजरात का है। ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। कर्नाटका की बात, महाराष्ट्र की बात करें तो 15.7% कंट्रीब्यूशन है। बट इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें तो गुजरात लीड करता है। इसकी वजह है स्टेट की पॉलिसीज। 2001-2 के बाद जो डिसीजंस लिए गए, उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया और गुजरात एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना। कई सारे ऐसे समिट्स रखे जाते हैं, कई सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं गुजरात में जिसमें इन्वेस्टमेंट आता है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और गुजरात में आकर के इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि द वाइब्रेंट गुजरात समिट। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2 साल में एक बार होती है। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी तक यह समिट चल रही है। राइट, 2022 में समिट की वजह से जो MOU साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रॉमिस किया गया है गुजरात में इन्वेस्टमेंट, राइट, जो कि डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डावोस ऑफ द ईस्ट। राइट, आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है। राइट, ऑल्दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वो इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा, ये प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो कि काफी ज्यादा होता है, बट रियलिटी में वो इन्वेस्टमेंट कम आता है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो गुजरात में न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस थे। राइट्स हुए, कम्युनल प्रॉब्लम्स, सोसाइटल प्रॉब्लम्स, उसके अलावा गुजरात में अर्थक्वेक्स आए। अर्थक्वेक में आप जानते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट हो जाता है, तो वहां से गुजरात को रीबिल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्लस पावर सेक्टर में भी मेजर प्रॉब्लम्स थी। राइट, तो किसी भी जगह पर इंडस्ट्री को अगर आपको प्रमोट करना है तो इंडस्ट्री को हर वक्त इलेक्ट्रिफिकेशन अवेलेबल कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेजर स्टेप्स लिए और पावर सेक्टर में भी काफी रिफॉर्म्स किए, जिससे कि गुजरात के लगभग सभी एरियाज में लगभग 24 घंटे, मतलब 22-23 घंटे 24 घंटे बिजली रहती थी, भले वो रूरल एरिया हो या वो अर्बन एरिया हो। ऑल्दो कई सारे क्रिटिक हैं, वो ये बोलते हैं कि मोदी ने ऐसा डेवलपमेंट किया जो सब तक नहीं पहुंचा, मतलब वो अगेंस्ट द लेबरर्स था। जो डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियल हब्स में हुआ, डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं हुआ, डेवलपमेंट जो हुआ वो रूरल एरियाज के लिए नहीं हुआ। बट गुजरात में जब डेवलपमेंट होगा, गुजरात में जब रोड्स अच्छी बनेंगी, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो रूरल एरिया की पॉपुलेशन भी तो उससे बेनिफिट होगी। तो इसलिए क्रिटिसिज्म जो हुआ है उसको हम आसानी से कॉर्नर कर सकते हैं, आसानी से साइडलाइन कर सकते हैं। और देखिए, जब भी कोई बड़े चेंजेस आते हैं या कोई भी स्टेप लिया जाता है तो उसमें क्रिटिसिज्म होता ही होता है। अगर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप कुछ सही नहीं कर रहे। अकॉर्डिंग टू द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, दीज इश्यूज हैम्पर्ड डेवलपमेंट and necessitated comprehensive reforms in infrastructure and resource management, कि किस तरीके से अपने रिसोर्सेस को खर्च किया जाए। राइट, इन्वेस्टर्स धीरे धीरे गुजरात से हटने लगे थे। ऑल्दो पहले इन्वेस्टमेंट आता था, बट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे जाने लगा था क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। अगर किसी भी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि दंगे होते हैं, जैसे कि यूपी और बिहार में भी देखा गया है, तो ऐसे स्टेट से जनरली इन्वेस्टर्स दूर भागते हैं और वो इन्वेस्टमेंट को अपना शिफ्ट कर देते हैं। बट स्टेट गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी एक्शंस लिए और बिजनेस को प्रमोट करने वाली सारी पॉलिसीज एक साथ इंप्लीमेंट कर दी, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स स्केप्टिक हो गए थे टुवर्ड्स गुजरात एज अ स्टेट, इन्वेस्टमेंट स्टेट, वो फिर से उनका रीइंस्टेट हो गया जो कॉन्फिडेंस था, और वो फिर से गुजरात की तरफ अट्रैक्ट होने लगे।
इसके लिए सॉल्यूशंस क्या किए गए, देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। देखिए किस तरीके से टाटा नैनो जब लॉन्च हुई तो रतन टाटा जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो मोदी जी के साथ हाथ मिला रहे हैं। इसके लिए 3 दिन में इनको लैंड क्लियरेंस किया गया था और इनका लैंड रजिस्टर हो गया था 3 दिन के अंदर, राइट। अब ये देखिए कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मतलब एक बिजनेसमैन जो है उसको अपनी बिजनेस ऑपरेशंस करने के लिए केवल एक जगह पे जाने की जरूरत है, वो सारे क्लियरेंसेस उसको एक ही जगह से मिल जाएंगे, उसको जगह जगह डिपार्टमेंट में भटकने की जरूरत नहीं है और ब्यूरोक्रेटिक टॉर्चर झेलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लैंड बैंकिंग की सुविधा, मतलब अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है, अगर कोई बिजनेसमैन है, वो लैंड में इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस, तो वो लैंड खरीद सकता है गुजरात में जाकर, केवल इसी पर्पस के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए, राइट। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट प्रोडक्ट, सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट और ये सारे प्रोजेक्ट से वाटर रिसोर्स एफिशिएंटली यूज किया जाए, इसके लिए भी गुजरात ने काफी ज्यादा चेंजेस किए। गुजरात इज अ विजनरी, गुजरात इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट इंस्टॉल्ड बाय द विजनरी लीडर्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से गुजरात में कुछ रीजन्स हैं, कुछ हब्स हैं, जैसे कच्छ हो गया, जामनगर वाला रीजन हो गया, राजकोट सुंदरनगर वाला रीजन हो गया, बनासकांठा रीजन हो गया, अहमदाबाद हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये ईस्टर्न गुजरात वाला रीजन हो गया, सदर्न गुजरात वाला रीजन हो गया। यहां पर मेजर डेवलपमेंट हुआ है गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर में। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, दीज आर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, राइट। यहां पर कई सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आ करके बिजनेस को ऑपरेट करती हैं, जिससे उनकी जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, वो बचती है, राइट। गुजरात का जो विजन है, इट फोकसेस ऑन मेगा प्रोजेक्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्ट्रेटजीज। ये अप्रोच जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए की गई थी। गवर्नमेंट का एम क्या था, टू पोजीशन गुजरात एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट जो है वो गुजरात में आया, इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स भी बनाए गए। किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, किस किस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को ये एम कर रहे हैं। टेक्सटाइल, आप सभी जानते हैं कि सूरत कितना फेमस हब है। फार्मास्यूटिकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। अभी भी हम देखते हैं कि मुंद्रा में और इन सभी जगहों पर, कोस्ट लाइन एरियाज में, अदानी के विंड पावर प्लांट्स यहां पर लगे हुए हैं, टाइडल पावर प्लांट्स वहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंचर्ड है और वहां पर जब वेव्स आती हैं तो उसकी वजह से टाइडल एनर्जी, नैरो कोस्ट लाइंस हैं, इस वजह से वेव्स आकर के वहां पर काफी ज्यादा टाइडल एनर्जी लाती हैं, तो इस वजह से टाइडल एनर्जी को निकाला जा सकता है, उससे प्रोड्यूस किया जा सकता है। लुक एट दीज। सो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड्स हैं ये, अगर मैं देखूं ब्लैक वाले जितने हैं ये सारे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड्स हैं। साथ ही साथ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैं, ये सारे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैं, राइट। इसके अलावा कुछ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाए हैं, तो ये जो आपको ब्लैंक स्पॉट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैं। प्लस डीएमआईसी से जुड़े हुए कुछ रास्ते हैं जो डीएमआईसी के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस में आते हैं, उसी को ये मैप शोकेस कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एयर कनेक्टिविटी हो, रोड और रेलवेज कनेक्टिविटी हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी हो, कोस्ट लाइन हो, वाटरवेज हो, शिप रिसाइकलिंग यार्ड हो, ये सारी फैसिलिटीज गुजरात में अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से गुजरात का डेवलपमेंट हो पाया। इससे हमें लेसन्स क्या देखने को मिलते हैं? सबसे बड़ा लेसन ये है कि हार नहीं माननी चाहिए। एक ऐसा स्टेट जिसमें स्टेट ऑफ अफेयर्स पूरी तरीके से बदल गए हैं, ठीक है, जहां पर कंप्लीट टर्मोइल की स्टेट है, वहां पर भी डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। 10 साल के अंदर उस स्टेट का चेहरा बदला जा सकता है, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इफेक्टिव गवर्नेंस, तत्काल काम होना चाहिए, तुरंत, ठीक है, तैयार रहना है हमेशा किसी भी ऑर्डर के लिए, राइट। उसके अलावा कस्टमर फोकस्ड पॉलिसीज, बिजनेस लाना है ना, तो बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनके लिए फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। स्टेट का जो एक्सपीरियंस है, इट हाइलाइट्स दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स एड्रेसिंग बेसिक नीड्स while fostering an environment which is conducive to investment and innovation. इनोवेशन को बढ़ाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो, राइट। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप एक्स फैक्टर रहा है उसके लिए। गुजरात को उन्होंने बदल दिया फ्रॉम 2002 टू 2014, और अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात को इन्फ्लुएंस कर रही है और गुजरात में सेम मॉडल फॉलो हो रहा है। राइट्स से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गया है स्टेट। 2024 में एक डेवलप्ड स्टेट है, शांत स्टेट है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, हैप्पीनेस बहुत ज्यादा है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता था, आज वो ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है। बेटर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है,
ठीक है, तो ट्रिकल डाउन मेथड फॉलो होता है डेवलपमेंट में। जब आप इन्वेस्टमेंट लाओगे, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जॉब क्रिएशन होगा, लोगों के पास इनकम्स बढ़ेंगी, एजुकेशन भी वो लेंगे, हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट करेंगे, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर जाएगा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी इन्वेस्ट करेगी और धीरे धीरे ओवरऑल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। हिज फोकस वाज ऑन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। इट हैज फोस्टर्ड ग्रोथ, exemplifying effective leadership and inspiring a vision for India's future। एक स्टेट में जब ये किया जा सकता है इंप्लीमेंट, तो ये पूरे देश में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आई होप इट विल टेक टाइम, बट आई होप India will see such kind of development in the entire country, and then our vision of becoming a Vishwaguru will again happen. Thank you so much.